हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम जेनेरिक इलेक्टिव कैटेगरी में पढ़ाए जाने वाला इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखने वाले हैं और एक दो क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में सॉल्व भी करेंगे। अभी तक इंग्लिश फ्लुएंसी की प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस बनी हैं और ये है वो क्वेश्चन पेपर जिसका सीरियल नंबर है 3366। इसके लगभग 8-9 क्वेश्चंस हमने हर एक वीडियो में इंडिविजुअली सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या सेकंड सेमेस्टर में, इस प्लेलिस्ट में बनाई गई सभी वीडियोस आप एग्जाम से पहले जरूर देखें। और आज हम इंग्लिश फ्लुएंसी का एक और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, इट्स जस्ट दैट इस क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर है 3501। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न नहीं समझा है, ये बहुत अच्छा मौका है, आप क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट समझें, क्वेश्चन देखें कैसे कैसे आए हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन इसी वीडियो में हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन पेपर में बताया गया था, उसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए में से आपको कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड द क्वेश्चंस इन पार्ट ए कैरी 10 मार्क्स। पार्ट बी में जो क्वेश्चंस गिवन होंगे उनमें से भी आपको कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन पार्ट बी के जो क्वेश्चंस हैं वो 20 मार्क्स कैरी करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। इमेजिन that you have to leave behind your aging parents to take up a job in a different city or a foreign land. Write a diary entry expressing your feelings and the arrangements you have made for their well-being while you are away. आपको ये इमेजिन करना है कि आपके पेरेंट्स बहुत ओल्ड हैं और अब आपकी जॉब लग जाती है एक अलग शहर में, यानी कि आप अपने पेरेंट्स से अलग जाकर रहने वाले हैं। तो इस बारे में आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे कि आपको कैसा फील होगा जब आपको अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ेगा और क्या क्या अरेंजमेंट्स आपने किए हैं अपने पेरेंट्स के वेल बीइंग के लिए जब आप यहाँ उनके साथ नहीं होंगे। इन सब के बारे में आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले क्वेश्चन पेपर में भी पहला क्वेश्चन डायरी एंट्री पर था, बस यहाँ पर टॉपिक चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस जरूर करें, लिखने की आदत डालें। और आए अब हम चलें सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है, राइट अ ब्लॉग पोस्ट रिगार्डिंग एन इंसिडेंट दैट चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव। बिल्कुल पहले की तरह वहां भी सेकंड क्वेश्चन ब्लॉग पोस्ट पर आया था। इट्स जस्ट दैट यहाँ पर टॉपिक ऑब्वियसली चेंज किया ही जाएगा हर बार। यहाँ पर आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए बोला है एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसने आपका पर्सपेक्टिव ही बदल दिया, यानी एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आपका एटीट्यूड या सोचने का तरीका बदल दिया, इसके बारे में आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पैराग्राफ राइटिंग पर एक टॉपिक दिया गया है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द प्रोवर्ब Where there is a will, there is a way। और पिछले क्वेश्चन पेपर में भी तीसरा जो क्वेश्चन था वो पैराग्राफ राइटिंग पे था। यहाँ पर टॉपिक जो आपको गिवन है कि where there is a will, there is a way, ये बहुत कॉमन प्रोवर्ब है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखें। Fill in the blanks with correct articles or prepositions। यहाँ पर 10 sentences आपको गिवन है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं विद करेक्ट आर्टिकल्स और prepositions। और बिल्कुल ऐसे ही पिछले क्वेश्चन पेपर में सेंटेंसेस गिवन थे। तो आए लगे हाथ हम इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बाकी का क्वेश्चन पेपर पर भी नजर डालेंगे। देखें, आर्टिकल्स आप जानते हैं, ए एंड द, ये 3 आर्टिकल्स हैं जिसमें द इज अ डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और prepositions के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। डैश महाभारता contains many interesting stories।
अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन से ब्लैंक में आर्टिकल की ज़रूरत है और कौन से ब्लैंक में प्रेपोजिशन की ज़रूरत है। विद प्रैक्टिस आप समझ जाएंगे कि जहां पर आर्टिकल लगेगा वहां पर आर्टिकल ही लग पाएगा, वहां पर प्रेपोजिशन का कोई काम नहीं है। और जहां पर आर्टिकल लगेगा आपको डिसाइड करना होगा वेरी केयरफुली कि यहाँ पर ए, एन और द में से कौन सा आर्टिकल सूटेबल है, कौन सा आर्टिकल अप्रोप्रिएट है, वही आप लगाएंगे। तो देखें, महाभारता या महाभारत ये जो एपिक है ये एक ही है जो रची गई थी, यानी किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एपिक के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ए तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आएगा तो आर्टिकल, लेकिन अ महाभारता नहीं लगा सकते हैं। महाभारत जो महाकाव्य है, एपिक है, ये एक ही रचा गया है, स्पेसिफिक एपिक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे द महाभारता contains many interesting stories। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस देखें, Mr. Chopra is dash active member of the RWA। तो सेंटेंस पढ़ने के साथ ही आपको पता लग जाता है कि यहाँ भी आपको एक आर्टिकल लगाना है। तो सिंस एक्टिव जो वर्ड है इसकी जो पहली साउंड है दैट इज अ वाउल साउंड, यानी कि जब हम एक्टिव को प्रोनाउंस करते हैं तो पहले जो आवाज आती है वो आती है ए, इसलिए इस ब्लैंक में लगेगा एन। मिस्टर चोपड़ा इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द RWA। यहीं पर एक चीज क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि जब भी ये डिसाइड करना होता है कि आप अ लगाएंगे या एन लगाएंगे, 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर देखते हैं। ये जो टेक्निक आपको स्कूल में सिखाई गई है या जहां से भी आपको पता लगी है, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि आपको वर्ड का लेटर नहीं, वर्ड की पहली साउंड देखनी होती है। जैसे यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर सेंटेंस होता ही इज डैश MLA, ये देखें ही इज डैश MLA, तो अगर आप इस वर्ड का पहला लेटर देखते हैं ये है M, लेकिन जब आप साउंड पर ध्यान देते हैं तो M जो साउंड है उसमें पहली साउंड वाउल साउंड है, यानी कि ए, उसके बाद म कॉन्सोनेंट साउंड है, इन दोनों साउंड्स को मिला के बनता है M। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि इस क्वेश्चन में कि ही इज डैश MLA यहाँ पे मुझे ए लगाना है, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि यहां पर लगेगा ही इज एन MLA। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि जब भी ए या एन में से आपको डिसाइड करना हो तो वर्ड को प्रोनाउंस करें और पहली साउंड पर ध्यान दें बजाय के पहले लेटर पर। आइए हम सी पार्ट देखते हैं। आई हैव डैश हेडेक सिंस दिस मॉर्निंग। तो यहां भी बहुत क्लियर हो जाता है कि हमको आर्टिकल ही लगाना है। तो हेडेक को जब आप प्रोनाउंस करते हैं पहली साउंड आती है ह की, हेडेक, इसलिए यहां पर हम लगाएंगे अ, तो बनेगा आई हैव अ हेडेक सिंस दिस मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ें, वी शुड रिलाई डैश आवर ओन एफर्ट्स। यहां पर बहुत क्लियर हो जाता है कि हमको प्रेपोजिशन लगानी है। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, वी शुड रिलाई ऑन आवर ओन एफर्ट्स। तो यहां पर प्रेपोजिशन लगेगा ऑन। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड डैश हिम। यहां पर भी हमको एक सूटेबल, एक एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लगानी है। तो देखें, जब भी आप किसी से डिसएग्री करते हैं वहां पर प्रेपोजिशन लगता है विद। तो यहां पर आप लगाएंगे विद, तो सेंटेंस बनेगा हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड विद हिम। उसके बाद एफ पार्ट देखें, ही इज वेरी डिफरेंट डैश हिज ब्रदर। जब भी आप किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं कि ये चीज उस चीज से बहुत डिफरेंट है, या यहां पर किसी इंसान का कंपैरिजन किया है कि भाई ये लड़का अपने भाई से बहुत अलग है, तो यहां पर जो प्रेपोजिशन है वो लगेगा फ्रॉम। ही इज वेरी डिफरेंट
from his brother. Next sentence देखें, we accept your kind invitation dash pleasure. तो जाहिर सी बात है यहां भी हमको एक preposition लगानी है. यहां पर हम लगाएंगे with, यानी कि we accept your kind invitation with pleasure. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, she served dinner before dash guests arrived. तो सेंटेंस पढ़ने के साथ यहां पर हमको क्लियर हो जाता है कि यहां पर हमको आर्टिकल लगाना है. अब देखें, गेस्ट जो वर्ड है ये प्लूरल फॉर्म में है, तो ए तो यहां पर आप लगा नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली यहां पर द ही लगेगा. तो she served dinner before the guests arrived. और द यहां पर इसलिए भी लगेगा, हमें मालूम है कि कौन से गेस्ट आए थे, कौन से अतिथि हमारे घर पर आए थे, तो उनके आने से पहले इसने यानी इस लेडी ने डिनर सर्व किया था. दैट इज वाई यहां पर द लगेगा. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, he spoke the truth dash his parents. अब इस सेंटेंस को पढ़ के कुछ स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि यहाँ पर हम ऑब्वियसली लगाएंगे तो प्रेपोजिशन ही, लेकिन कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पर सूटेबल रहेगी. तो देखें, यहाँ पर अगर आप बोलें he spoke the truth to his parents, यानी कि एक लड़का है, ये अपने पेरेंट्स से बात करता है किसी चीज के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, और सब कुछ सच सच ही बताता है. अगर ये सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं to. He spoke the truth to his parents. लेकिन यहीं पर अगर हम सिचुएशन चेंज कर दें, हम बोलें he spoke the truth about his parents, ये भी एक preposition है, लेकिन इससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. यानी आप ऐसा समझें कि आप लोगों का एक फ्रेंड सर्कल है और एक लड़का आपको अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताता है कि भाई मेरे डैड इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी है, इतना एनुअल टर्नओवर है, मेरी मॉम इस कंपनी में इस पोस्ट पर हैं. भला कुछ ऐसी चीजें बताता है जो काफी बच्चों को जिस पर यकीन नहीं होता, लेकिन आप बताते हैं कि नहीं नहीं, वो जो भी बता के गया वो कहानी नहीं बना रहा था, उसने अपने पेरेंट्स के बारे में जो बताया वो सच है. He spoke the truth about his parents. तो चाहे आप to लगाएं या about लगाएं, दोनों यहाँ पर prepositions हैं, पर लगाएंगे कोई एक, इस चीज का ध्यान रखें. उसके बाद लास्ट सेंटेंस देखें, I bought dash new phone last weekend. तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम एक आर्टिकल लगाएंगे which is going to be a. I bought a new phone last weekend. तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको ब्लैंक्स फिल करने थे यूजिंग inappropriate article और prepositions. उसके बाद 5th क्वेश्चन में आपको एक पैसेज गिवन है, इसमें जगह जगह नंबर्स लिखे गए हैं, यानी यहाँ जहाँ पर ये नंबर्स मेंशन हैं, एक एरर आपको इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है. और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था. देखें, ये पैसेज है, इसमें आपको 10 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है और उन वर्ड्स के बजाय क्या होना चाहिए, यानी कि जो करेक्शंस हैं वो करेक्शंस के साथ आप इस पैसेज को दोबारा लिखेंगे. रीराइट द पैसेज विद करेक्शंस. तो यहाँ पर हमारा पार्ट ए खत्म होता है. बाय द वे, आपको पार्ट ए में दिए गए 5 क्वेश्चंस में से कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, और बिल्कुल ऐसे ही पार्ट बी में भी 5 क्वेश्चंस गिवन हैं. हालांकि ये क्वेश्चंस 20 मार्क्स कैरी करते हैं, इनमें से भी आपको कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से पार्ट बी शुरू होता है. ये क्वेश्चन है एक अनसीन पैसेज पर, और इसके बाद ऑब्वियसली क्वेश्चंस होंगे जो इस पैसेज पर बेस्ड हैं. और ऐसे ही पिछले क्वेश्चन पेपर में पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन था वो भी एक अनसीन पैसेज पर था, जो कि हमने एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करके आपको बताया है. उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज गिवन अबव इन क्वेश्चन नंबर 6 एंड मेक नोट्स इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। यानी जो पैसेज आपको क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, इस पर आपको नोट्स बनाने हैं इन 150 वर्ड्स। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बोला गया है कि इमेजिन दैट यू आर द ट्रेजरर ऑफ अ स्टूडेंट्स बॉडी एंड you've been assigned the responsibility of seeking sponsorship for an event. Write a dialogue between you and the finance officer of XYZ company, convincing him as to why the company should sponsor your event. आप एक स्टूडेंट्स बॉडी के ट्रेजरर हैं, यानी जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं उसका आप ध्यान रखते हैं। ये जो स्टूडेंट्स बॉडी है इसका आपको ट्रेजरर बनाया गया है और एक इवेंट आप लोग करना चाहते हैं जिसके लिए आपको एक स्पॉन्सर की आवश्यकता है। तो आप एक कंपनी है, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, XYZ कंपनी, उसका जो फाइनेंस ऑफिसर है, आप उनसे बात करते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं कि क्यों उनकी कंपनी को आपका ये जो इवेंट है जो आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, क्यों उस कंपनी को आपके इस इवेंट के लिए स्पॉन्सर करना चाहिए। तो इस स्टूडेंट्स बॉडी के बिहाफ पर आपको उस कंपनी के फाइनेंस ऑफिसर से बात करनी है और इस डायलॉग राइटिंग में आप उन्हें कन्विंस करेंगे। ऑब्वियसली आप पहले तो ये बताएंगे कि आपका इवेंट किस बारे में होने वाला है, कैसे ये स्टूडेंट्स को बेनिफिट करता है और किन किन लोगों को इस इवेंट से फायदा हो सकता है आपका इवेंट किसी सोशल इशू के लिए हो, किसी सोशल कॉज के लिए हो। तो इस बारे में आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली ये अज्यूम किया जाता है, सिंस ये क्वेश्चन 20 मार्क्स कैरी करता है, कि आपने जो डायलॉग बोले उसके बाद उस कंपनी के ऑफिसर ने जिनसे आप बात कर रहे हैं उन्होंने जो डायलॉग बोले, ऑब्वियसली एक के बाद एक बोलेंगे, तो टोटल जो डायलॉग्स हैं वो कम से कम 20 होने चाहिए। हालांकि यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा अज्यूम किया जाता है कि स्टार्टिंग के जो डायलॉग्स हैं कि हाय, हेलो, नाइस टू मीट यू, या थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम टू टॉक टू मी, या जो लास्ट में आप बोलते हैं थैंक यू, गुड बाय, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, इन सब को छोड़कर जो मुद्दे की बात आपको लिखने के लिए बोली गई है उसमें 20 डायलॉग्स होने चाहिए। ऑब्वियसली 10 आपके होंगे और 10 इनके होंगे जिनसे आप बात कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही पिछले क्वेश्चन पेपर में डायलॉग राइटिंग का एक क्वेश्चन आया था, टॉपिक अलग था, लेकिन ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आपको एक वीडियो में दिखाया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनको डायलॉग राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में पता करना है या क्या कंटेंट आप लिख सकते हैं, डायलॉग राइटिंग पर जो एक वीडियो में सॉल्व क्वेश्चन आपको दिखाया गया है, ये वीडियो आप जरूर देखें। 9th क्वेश्चन में बोला गया है, इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटर, write an application to the institution along with a CV. I think ये CV नहीं, ये CV होना चाहिए, यानी कि resume, highlighting why you are the most suitable candidate for the post. देखें, एक एडवर्टाइजमेंट है, किस पोस्ट के लिए है? कंटेंट राइटर के लिए। तो ऐसी एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको पता लगा है, ये आप इमेजिन करेंगे, चाहे ये न्यूज़पेपर में आई हो या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आई हो, आपको इस बारे में पता लगा है। तो इस इंस्टीट्यूशन को आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, साथ में अपना CV यानी कि रिज्यूमे अटैच करेंगे और इस एप्लीकेशन में आप हाईलाइट करेंगे कि व्हाई यू आर द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, क्यों और कैसे इस पोस्ट के लिए आप सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं। ऑब्वियसली अपनी स्किल्स के बारे में बताएंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, आपका जो इस फील्ड से संबंधित रेलेवेंट एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी बताएंगे। तो पहले आप लिखेंगे एप्लीकेशन, उसके बाद आपको अपना रिज्यूमे भी लिखना है। और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपर में भी था, टॉपिक चेंज कर दिया गया है।
और आइए अब हम देखें लास्ट क्वेश्चन. Write a letter to the principal of your college persuading him or her to grant you a no objection certificate to join an internship program for which you've been selected. आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखेंगे परसुएड करने के लिए कि वे आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ग्रांट करें. एक एनओसी आपको चाहिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से कि आप एक इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके लिए आपको सेलेक्ट किया गया है, और इसके लिए आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से एनओसी चाहिए, सॉर्ट ऑफ परमिशन चाहिए कि इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आपके कोर्स के दौरान आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके फील्ड से एकदम रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया है और बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया था जिसमें आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना था. तो गाइस, एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन पेपर्स के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें. इस क्वेश्चन पेपर के लगभग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके वीडियोस में हमने दिखाया है. ये वीडियोस आप देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर जो आपको दिखाया गया है इसे भी प्रैक्टिस करें. तो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. If you like it, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.